Study of a motion when an object is traveling in a straight line is known as motion in a straight line या इसी का एक और नाम होता है आपका यूनी डायरेक्शनल मोशन। इसी का नाम क्या होता है आपका यूनी डायरेक्शनल मोशन और इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो इन तीन नाम वाले एक टॉपिक को हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में और आज हम जानेंगे क्लास 9th ICSE का सेकंड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक्चुअल में आपने बहुत सारी जगह पे स्ट्रेट लाइन मोशन देखा होगा। हालांकि अगर मैं अभी आपसे कहूं कि अभी अपने मन में एग्जांपल सोचो तो हो सकता है 2-4 ही आए अपने दिमाग में, बट जैसे जैसे मैं आपको बताना स्टार्ट करूंगा तो आपको वो समझ में आएंगे कि हाँ, इस मोशन को हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। जैसे किसी दिवाली में आपने रॉकेट चलाया होगा, वो ऊपर को जाता है, मींस कैसा मोशन है उसका स्ट्रेट लाइन मोशन है। किसी पाइप के अंदर अगर पानी जा रहा है, स्ट्रेट पाइप है, उसके अंदर जो पानी जा रहा है उसका मोशन कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा। किसी वो रोप वे देखा होगा, रोप वे पे रस्सी बंधी होती है, उस पे ऐसे चल रहे तो रस्सी उसका रोप वे का मोशन कैसा होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ट्रेन की जो रेल होती है, पटरियां होती हैं, वो क्या होती हैं आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन में दिखाई देती हैं। एरोप्लेन का मोशन और मिसाइल्स वगैरह भी कैसे स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल करती हैं। हालांकि एक टाइम इंटरवल के लिए स्ट्रेट लाइन हो सकता है आगे चल के वो मोड़ उड़ जाए, उस चीज को कंसीडर नहीं करना है, बट हमें कंसीडर करना है कि यार कब तक वो स्ट्रेट लाइन रहता है। तो 9th क्लास के लेवल पे हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन उसका होता है। अच्छा, इस मोशन को समझने के लिए दो प्रकार की क्वांटिटीज जरूर पता होनी चाहिए हमें। एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और क्या वेक्टर क्वांटिटीज, ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, स्केलर और वेक्टर। अब अगर हम आपसे कहें कि स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, स्केलर क्वांटिटीज कौन सी हैं, तो आपके दिमाग में स्केलर वर्ड सुनते ही ये आना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज के पास होता है सिर्फ क्या मैग्नीट्यूड ओनली। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है इस चीज को भी ध्यान में रखना कि मैग्नीट्यूड होता है ओनली या तो नंबर्स हो या क्या हो नंबर्स हो। तो नंबर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। नंबर्स लाइक क्या 0 1 2 3 4 5 जितने भी ये नंबर्स हैं ये सब क्या है आपके स्केलर हैं। और अगर हम बात करें कहीं भी लिखा हुआ है ABCD कुछ भी लिखा हुआ है ये भी आपके स्केलर हैं। और अगर लिखा हुआ है अल्फा बीटा लैम्डा कुछ भी लिखा हुआ है ये सारे आपके क्या है स्केलर हैं। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अब ये क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं, अगर हम इनकी बात करें कि फिजिकल क्वांटिटीज में ये कौन कौन सी बात होती है, तो ऐसा सोचना हमेशा एक बहुत अच्छी चीज सोचना है। स्केलर क्वांटिटीज के आगे अगर आपको पहचान करनी है कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है तो आप उनके आगे ये लगाना कि ये किस डायरेक्शन में है। जैसे टाइम किस डायरेक्शन में जा रहा है पता नहीं, आपको डाउन कहां जा रहा है नहीं पता ना। ऐसे ही मास किस डायरेक्शन में आपका मास बोले दाहिने तरफ और बाएं तरफ इतना मास है, क्या आप उनका कोई एक लॉजिकल आंसर कर पा रहे हो। तो जिन क्वांटिटीज में आप डायरेक्शन के लिए क्वेश्चन मार्क लगा के उनका एक लॉजिकल आंसर ना ले पाओ उन क्वांटिटीज को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो इनके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इनके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब इनकी एक मैग्नीट्यूड भी है, मतलब इनके पास ऐसे समझो किसी के पास अपना एक बढ़िया एक बेस भी है और डायरेक्शन भी पता है कि मुझे इधर जाना है। इसके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल आपको देता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज में क्या अंतर है। इसको अगर आपको समझना है तो सबसे अच्छा सा एग्जांपल ये होता है कि किसी रेलवे स्टेशन पे गए और टिकट काउंटर वाली खिड़की पे खड़े हुए और उससे कहा कि कहीं की भी टिकट दे दो, कहीं की भी टिकट दे दो मतलब स्केलर। और अगर हमने ये कहा कि जिस जगह हमें जाना है दिल्ली मुंबई आगरा जहां भी जाना है वहां का नाम लिया तो हम वेक्टर। पैसे दोनों लोगों के पास है, मैग्नीट्यूड क्या है दोनों लोगों के पास है। एक ने कहा कहीं की भी दे दो मींस उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और एक के पास अपनी एक डायरेक्शन है। ऐसे ही आप लोग जब 10th क्लास में जाओगे 10th के बाद 11th में जब स्ट्रीम चूज करने की बात आएगी और सिर्फ ये कि बोले कोई सी भी दिला दो या कोई सी भी जब बात आ जाए तो क्या है आपकी स्केलर है। और जब आपको पता हो स्पेसिफिक कि हम इस चीज के लिए आए हैं
तो वो चीज है। ऐसे स्केलर वाले कहां पहुंचेंगे अगर इसकी बात करी जाए तो भैया हमने कह दिया कहां मतलब डायरेक्शन पता ही नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे ना ये एक टाइम पे ये कहां है, बट वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग बता लेते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। इनको डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे ये नंबर्स होते हैं, इनको डिनोट करने का तरीका ये है कि जैसे मान लेते कोई ए वेक्टर है तो उसके ऊपर आप ऐसे एरो लगा दो, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। या इसी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड को ऐसे बनाया जाता है कि मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखो, उसका क्या निकाल लो, स्केलर, उसका या कह सकते हैं इसका मॉड निकाल लो और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो क्या, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन के लिए जो एक स्पेसिफिक सिंबल होता है उसके ऊपर लगा दी जाती है कैप। तो कहीं भी डायरेक्शन अगर दिखाई जानी तो उसके ऊपर क्या लगाई जाती है, कैप लगाई जाती है। और इस कैप को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। इस कैप को क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर, जिसका काम है सिर्फ क्या बताना, डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना। इतना हमें पता होना चाहिए कि ये यूनिट वेक्टर होता है। और कैसे डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है अगर इसकी बात हो कहीं तो आपको बताना है कि वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है कि ये कोई वेक्टर होगा, जैसे ए वेक्टर अगर ये है, इसका जो हेड है वो ये है, इसका हेड जो है वो क्या है, ये है, और टेल जो है वो ये है। आगे चल के आप 11th क्लास में समझोगे कि इनको ऐड कैसे किया जाता है। अभी नॉर्मल सा एडिशन हम लोगों को आना चाहिए, हालांकि वेक्टर अपने सिलेबस में नहीं है, बट वेक्टर के बारे में अगर इतनी जानकारी आपको है तो आपके लिए आगे की स्टडी क्या होगी, आसान सी होगी। अब वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो कौन कौन सी क्वांटिटीज होंगी जिनके आगे आप डायरेक्शन लगा पाओ, जिनके आगे आप क्या लगा पाओ, डायरेक्शन। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, है ना, फोर्स हम ऐसे धक्का दे रहे हैं तो हमें पता है ना इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी कभी आप ये डायरेक्शन वाली चीज जान पाओ तो वो क्या है, क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आई। तो स्केलर और वेक्टर अगर हम समझ गए तो फिर हमें ये यूनिडायरेक्शनल मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन जरूर समझ में आएगा। इसके पहले अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं जिनको बिल्कुल एक क्लियर लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कहीं लिखा होता डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होती है अगर आपसे पूछा जाए तो डिस्टेंस को आप कहोगे, कभी भी आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या होती है तो आपको बताना है डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ या टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या है कि जैसे यहां से आप चले, जैसे मान लो जहां से भी, जैसे लखनऊ से दिल्ली तक की जो डिस्टेंस होगी, लखनऊ से दिल्ली आप जब बाय रोड जाओगे तो ऐसे ऐसे मुड़ते उड़ते जहां भी आपको मुड़ना पड़ेगा, वो जो ट्रेवल करी है आपने वो कहलाएगी आपकी क्या, डिस्टेंस। लाइक कोई ऑब्जेक्ट ए से चला, ऐसे ऐसे घूमते घूमते जैसे भी करके और यहां बी पे पहुंचा, तो इसने जितनी भी ये घूम घाम के डिस्टेंस कवर करी है ये क्या कहलाएगी, या जितना भी पाथ कवर किया है ये क्या कहलाएगी, आपकी डिस्टेंस कहलाएगी। और दूसरा टर्म होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टर्म क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत बार ऐसा होता है, आपसे कहा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताओ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो होती है टोटल या मिनिमम कह सकते हो, या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। इसको क्या लिखे हम लोग, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। क्लियर। अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ का मतलब क्या कि ए से लेके बी तक, जहां पे हम जैसे ऐसे समझना कि ए से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन जो हुई ये कहलाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। अब समझना इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझें तो ऐसे समझ लो, ये ए जो जा रहा ना, ए पॉइंट से कोई एक लड़का चला अपने घर के लिए और वो ऐसे घूमते घामते कोचिंग से चला या कहीं से चला, वो बी तक पहुंचा, तो उसने कवर करी डिस्टेंस। और कोई सीधे ए से डायरेक्टली कहां गया, सीधे घर गया, उसने कवर किया क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हमें डिफरेंस बताना है तो हम बताएंगे डिस्टेंस इज पाथ लेंथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर तब होते हैं जब या तो मोशन स्टार्ट ही ना हुआ हो, दोनों जीरो हो, या फिर मोशन कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो। कैसा मोशन हो, स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी सेम नहीं होते, और हमेशा डिस्टेंस जो होती है वो बड़ी होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट से, जिसमें से डिस्टेंस की अगर डायरेक्शन की बात करी जाए तो डिस्टेंस क्या होती है, स्पेसिफिक नहीं है, इसकी डायरेक्शन रैंडम है, और डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन है कि A टू B जा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट का पूछें तो डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन्हीं की सिमिलर क्वांटिटीज, जैसे डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस से ही बनती है आपकी स्पीड, डिस्टेंस से आपकी क्या बनती है, स्पीड बनती है। और स्पीड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड वाला फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फिर से ये वाली कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट से टर्म बनता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से टर्म क्या बनता है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है स्मॉल s से, तो s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इधर एक और अच्छा सा फैक्ट ये समझ लो कि कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं। लेकिन दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि वो स्केलर में कन्वर्ट हो जाए और या वेक्टर में रहे। तो वो कैसा फंक्शन हो रहा है उस हिसाब से चलते हैं हम लोग। तो स्पीड और वेलोसिटी पता चली। एक और टर्म होता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या टोटल टाइम टेकन करके लिखा जा सकता है, टोटल टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर मोशन, सिंपल सी बात करें, अगर मोशन किसी स्पीड से था कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, फिर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच गए, तो क्या तब भी ये यूज हो सकता है v माइनस यू अपॉन टी। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लो 10 की जगह वो 0 से स्टार्ट हो रहा था, इफ u इक्वल्स टू 0, u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है आपकी, तो फिर ये एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका v अपॉन टी। इसको याद रखना चाहिए। ये भी कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेल, जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है तो फर्दर किसकी डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन की भी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एक और चीज हमें पता होना चाहिए, डीसेलरेशन। डीसेलरेशन मतलब माइनस में जब एक्सेलरेशन हो, माइनस ए अगर कहीं लिखा हुआ है, या रिटार्डेशन इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन को ही आप क्या कहोगे, डीसेलरेशन। और ये अपोजिट होता है एक्सेलरेशन का, अंतर सिर्फ डायरेक्शन का होता है। अंतर सिर्फ किसका होता है, डायरेक्शन। एक बार बढ़ रही होती चीज तो एक्सेलरेट, एक बार घट रही होती चीज तो डीसेलरेशन। मतलब जब ब्रेक वगैरह लगाए जाते हैं तो क्या होता है आपका, डीसेलरेशन होता है। कुछ दो वर्ड्स और समझ लो आप, इंस्टेंटेनियस अगर कहीं लिखा हो, क्या लिखा हो, इंस्टेंटेनियस अगर कहीं लिखा हो, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है, इंस्टेंटेनियस अगर कहीं लिखा है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट। उसका क्या मतलब होता है, एट दैट इंस्टेंट, मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे इनकी वैल्यूज क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नाम की चीजें होती हैं। और अगर इस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको डिफरेंस बताने हैं तो आप ये भी बता दोगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो सकता है मोशन होने के बावजूद 0 हो, बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी। अगर मोशन स्टार्ट हुआ है तो मोशन अगर स्टार्ट हो गया तो फिर डिस्टेंस 0 कभी नहीं होती, बट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है। ऐसे ही वेलोसिटी भी और ऐसे ही क्या, एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और अगर इनिशियल और फाइनल में कोई चेंज नहीं मिला तो फिर 0 हो जाती है। इतनी सी बात समझ में आई। अच्छा, अब क्या करें, अब अगर हम कुछ ग्राफ को समझें, कुछ ग्राफ को समझा जाए ग्राफिकल मेथड से, मतलब ग्राफ को समझते हैं हम लोग। तो ग्राफ क्या होते हैं, जनरली दो प्रकार के ग्राफ हैं अपने सिलेबस में, जिसमें से पहला है अपना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको क्या लिखे हम लोग,
देखो एक चीज और है, जब रेक्टिलिनियर मोशन है तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या है, सारी बॉडी स्ट्रेट लाइन ही मूव कर रही है, तो चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे उसको डिस्प्लेसमेंट बोलो, सेम बात रहेगी। तो आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं और रेक्टिलिनियर मोशन की बात करी गई है तो आप ये याद रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो मैं बहुत सारे ग्राफ आपको बना के दिखाने वाला हूं। तो ग्राफ कैसे बनने हैं, अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कोई हम ग्राफ ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई ग्राफ ऐसे है, कोई ग्राफ कैसे है, ऐसे मतलब बना है, तो उसमें हमेशा हमें ध्यान ये देना है कि इस तरफ जो होगा वो टाइम लेंगे, इस तरफ हम जो होगा वो क्या लेंगे, टाइम लेंगे, और इस तरफ जो चीज दूसरी दी गई, तो इधर दी गई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, तो हमने ऐसे इस तरफ क्या बना दिया, डिस्प्लेसमेंट बना दिया। यहां हमेशा क्या होती है, ओरिजिन होती है, हमें इतना पता है। अब अगर कोई ग्राफ ऐसा है, सुनना, कोई ग्राफ मान लेते हैं ऐसा है, कोई ग्राफ ऐसा है, मींस कि टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, मतलब वहीं खड़े हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, तो बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये किसका ग्राफ है कि बॉडी क्या होगी, एट रेस्ट। मैं शॉर्ट में लिखूंगा इन चीजों को, आपको अपने पास जब नोट डाउन करना तो उनको क्लियरली नोट डाउन कर लेना। फर्दर मान लेते हैं ग्राफ ऐसा ना हो कि ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा है मान लेते हैं, ठीक है ना, कैसा कि ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा हो, ऐसे कैसे जा रहा हो, स्ट्रेट लाइन जा रहा हो, मतलब यहां टाइम है, यहां टाइम है, यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यहां क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये ओरिजिन है। अब ये क्या है कि जितना टाइम बढ़ रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, तो ये कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म। अब मोशन है तो उसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ये स्लोप होगा, इस स्लोप की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। अगर फर्दर कोई ग्राफ ऐसा है, फर्दर कोई ग्राफ मान लेते हैं ऐसा है जिसमें कि ये वैल्यू ऐसी ना दी जाके ऐसे दी हुई है, ये वैल्यू ऐसे दी हुई कि ये घटते हुए आ रहा है, तो अब कोई ऑब्जेक्ट जो चल रहा था, जो मूव कर रहा था, वो कहां को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, मींस उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर घट रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही ना, इधर इंक्रीजिंग थी इधर डिक्रीजिंग है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग कह सकते हो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये भी है, बट ये इंक्रीजिंग मैनर में जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म। तो ये भी है, ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म है, बट ये डिक्रीजिंग वाली चीज है, कि मतलब या कह सकते हो डिक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट और यहां इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट का मोशन है, यहां भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही है, ठीक है ना। इधर डिस्प्लेसमेंट घट रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बढ़ रहा है, ऐसे आपको याद रखने चाहिए। फर्दर अगर मैं और बनाऊं आपके, तो गौर करना कि अगर ग्राफ मान लेते हैं ऐसा है, अगर ग्राफ आपका ऐसा है, समझना, यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपका टाइम है, यहां पे आपका टाइम है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे ओरिजिन है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा हो, तो अब क्या हुआ कि शुरुआत में धीमे धीमे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, टाइम बढ़ता जा रहा था, टाइम बढ़ रहा था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम था, और एक टाइम आएगा कि टाइम कम लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। तो ऐसा नहीं जैसे मोटरसाइकिल या स्कूटी का आपने एक्सेलेरेटर बढ़ाया तो शुरुआत में वो धीमे चलेगी और एक टाइम के बाद बहुत तेज स्पीड पकड़ेगी, तो ये वही है, और इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन या इंक्रीजिंग वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का ही क्या मतलब होता है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इतना हमें क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, या इतना समझ लेना चाहिए कि ये ग्राफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है। फर्दर अगर एक और ग्राफ बनाए हम, फर्दर अगर एक और ग्राफ बनाए जिसमें हम लोग ऐसे टाइम बना लें और इधर क्या बना लें, डिस्प्लेसमेंट बना लें, ये जीरो है, तो क्या होगा, अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है पहले ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, बहुत कम, और फिर एक टाइम के बाद शार्पली ऐसे टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अब कम नहीं हो रहा है, यह कह सकते हो, इसी को कहा जाता है उल्टा डीसेलरेशन। इसको क्या बोला जाता है, डीसेलरेशन, डीसेलरेशन, और इसी को फर्दर कहते हैं हम लोग रिटार्डेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ऐसा आपको याद कर लेना चाहिए। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मैंने आपको 5 ग्राफ बताए। अब अगर फर्दर बात करी जाए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, अब कौन से ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, जिसमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन शो हो रहा हो, उस जगह क्या होगा, अगर हम मतलब उनको समझते हैं,
तो क्या होगा, जैसे पहला ग्राफ हमने लिया था, जैसे हमने पहला ग्राफ लिया था कि जब मोशन ऐसे हो, जब मोशन ऐसे हो, टाइम इधर को बढ़ता जा रहा हो, इधर को ये वेलोसिटी हो और ये जीरो हो, ये जीरो ऐसे कोई जा रहा है, मतलब ये एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ क्या हो रही चीज, मूव कर रही है लगातार, और टाइम बढ़ता जा रहा है और वेलोसिटी फिक्स है, तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। तो जिस जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वो रेस्ट में बॉडी थी, अब वो किस में आ गई कि वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। फर्दर अगर ग्राफ आपका मान लेते हैं ऐसा हो, एक और स्ट्रेट लाइन ग्राफ की बात करें जैसे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में क्या होगा कि मान लेते हैं ग्राफ ऐसा है, तो इधर क्या होगा आपका, इधर टाइम है, इधर क्या है आपका टाइम है, इधर आपका ओरिजिन, इधर आपकी वेलोसिटी, इधर आपकी क्या वेलोसिटी। अब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इधर होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इधर क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये स्लोप किसको दिखा रहा, एक्सेलरेशन को। तो ये वाला आपका अब जब डेरिवेशन आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इसमें कराएंगे, तब आपका ये वाला डेरिवेशन भी करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आया, वेलोसिटी इनटू टाइम का स्ट्रेट लाइन ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। फर्दर अगर ग्राफ आपका ऐसा है, इसी ग्राफ में मैं दोनों ग्राफ बना दूंगा, उनको आप समझ लेना कि ऐसे टाइम है अगर, और इधर आपका वेलोसिटी है, इधर आपकी वेलोसिटी है, इधर आपका क्या है इनिशियल पॉइंट ये है आपका। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे, उसका ग्राफ ऐसे आया, मूवमेंट का ग्राफ उसका ऐसे बना, तो क्या होगा इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ये क्या है उसका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है और यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं, या इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। और अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये क्या होगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा उस बॉडी का, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। अब एक और चीज याद रखना, यहां एक और लगे हाथ आपको बता ही दूं, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आप कर लोगे। अगर फर्दर एक चीज और समझना, एरिया वगैरह होता क्या है हमें पता है, स्पीड जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब कोई ग्राफ ऐसे है, समझना, अब कोई ग्राफ ऐसे है जिसमें इधर साइड आपका टाइम है और इधर आपकी क्या है वेलोसिटी है, और उसका कोई भी ग्राफ आपको दे रखा हो, मान लेते हैं कुछ ग्राफ ऐसे हो, पहले तो ऐसा सिंपल वाला ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई ग्राफ ऐसे हो, तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या होगी आपकी, इस तरफ जो चीज है वो वेलोसिटी को शो कर रही है, इतनी वाली पार्ट क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम लोग यू कह सकते हैं, इतना वाला पार्ट क्या होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम लोग यू कह सकते हैं, और इधर तक पहुंचने पहुंचते ये क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, उसको हम लोग वी कहेंगे, या इस पे कह सकते हैं ये फाइनल वेलोसिटी होगी इधर कहीं किसी पॉइंट पे। बट जो चीज मुझे समझानी, जो चीज मुझे बतानी कि ये चीज जो है इसको ऐसे हमने ड्रॉ किया, तो जो ये एरिया है, जो ये एरिया है ना, ये एरिया मल्टीप्लीकेशन होता है इस u, या कह सकते हो कि इस वेलोसिटी का और इसका क्या टाइम का, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। याद क्या रखना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर फर्दर आपको कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी अब न्यूमेरिकल्स होंगे, अब फर्दर न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्या होगा गौर करना, अब न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्या होगा, अगर मैं इसको मिटा दूं तो न्यूमेरिकल्स वगैरह में क्या होगा कि मान लेते हैं ऐसे कोई मोशन बना रखा है, समझना कि ऐसे किया फिर ऐसे किया ऐसे गया, कोई मोशन ऐसे हुआ, ऐसे कोई मोशन दिखाया, आपसे कहा गया कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। तो आपका काम क्या करना है, यहां से तुरंत ऐसे परपेंडिकुलर वगैरह ड्रॉ करना है, ऐसे डॉटेड लाइंस, और इनको ड्रॉ कर लेना, और ये रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल ये रेक्टेंगल इनको कैलकुलेट कर लेना, और फर्दर ये वाला ट्रेपेजियम, ये फर्दर ये वाला क्या ट्रेपेजियम, इसको चाहोगे तो एक साथ कर लेना, इसको भी चाहोगे तो एक साथ ही कैलकुलेट आप लोग कर सकते हो, फर्जी 4 कैलकुलेशन नहीं करनी हो तो इसको एक बार में कैलकुलेट करना और इसको एक बार में कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस करना, ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हो उनको कर लेना, आपका सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, इसी की हेल्प से सारी चीजें हो जा रही होंगी। अब इसके बाद आपके चैप्टर में है इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, इसके बाद किसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन
बाय ग्राफिकल मेथड। वैसे तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बट हम आपको फिर भी एक बार में इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शॉर्ट में रहेगा थोड़ा सा, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब जैसे कोई ग्राफ ऐसे हो, जिसमें ऐसे टाइम हो और इधर साइड क्या दिखाई दी गई हो कि ये वेलोसिटी है इस साइड को, और इधर ओरिजिन है, और वो जो ग्राफ हो वो कुछ ऐसा हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन आपका क्या बना हो, ग्राफ बना हो, और आपसे कहा जाए कि ये अब इस मोशन को कंसीडर करना है, तो एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसे मोशन हुआ, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका। और ये जो चीज होगी, यहां से मान लेते हैं इसको ए लिखा, फर्दर इसको ऐसे डॉटेड लाइन से हमने क्या किया, अरे इसको डॉटेड लाइन से हमने ऐसे कनेक्ट करा लिया। तो अब क्या है, अरे यार सीट नहीं बना, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से क्या किया, कनेक्ट करा लिया। अब क्या किया कि ऐसे इसको भी कनेक्ट करा दिया, इसको भी कनेक्ट करा दिया। अब ए बी सी और डी 4 पॉइंट हमने लिख लिए। अब आप क्या करोगे कि इनको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखें, किसको लिखें, फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो हमें प्रूव करनी है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब चूंकि एक्सेलरेशन फ्रॉम थ्योरी हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या, टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम या टाइम, या आप इसी को कह सकते हो कि ये स्लोप की वैल्यू निकालनी है तो वो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही होती है। अब चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो ये होगा v माइनस यू अपॉन क्या t, इस t को इधर ले जाओगे तो ये बनेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी कौन सी हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो ये वाला फिगर आप अपने दिमाग में रखे रहना। दूसरी इक्वेशन में क्या करना होता है कि इसको अलग, इसका अलग एरिया निकालो और इसका अलग एरिया निकालो, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अभी मैंने बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इनका, इसके अंडर जो एरिया आएगा, इस स्लोप के अंडर में जो एरिया आएगा वो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो सेकंड इक्वेशन की बात करें, हमें प्रूव करना है s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ग्राफ हमें पता है तो एरिया जो होगा वो S बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए करके होगा, गौर करना इधर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी और डी, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट तो वो होगा आपका u इंटू टी आएगा प्लस 1/2, और ये आ जाएगा आपका 1/2 बेस इंटू हाइट की बात कर रहे हैं। अब इधर गौर करना, ये जो चीज होगी, ये अगर u है तो ये होगा आपका v माइनस यू, क्योंकि ये टोटल जो होगी वो किसके बराबर होगी, v के बराबर होगी। टोटल जो क्या होगी, b से लेके d की डिस्टेंस v के बराबर, b से लेके d की डिस्टेंस v के बराबर, और b से लेके c तक की डिस्टेंस v माइनस u के बराबर होती है। तो अब यहां क्या लिखोगे, गौर करना, यहां क्या लिखोगे आप डायरेक्टली कि जब आपको बेस इंटू हाइट लिखना है तो बेस तो ये पता चल गया, बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस आपका कितना हो गया t, और हाइट हो गई u माइनस v, तो t इंटू यू माइनस v। और हमें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो तो v माइनस यू जो किसके बराबर होगा, at के बराबर, v माइनस यू किसके बराबर, at के बराबर, तो s बराबर बनेगा आपका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इतने में आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन को कैसे याद रखना है, थर्ड इक्वेशन की बात करें, हमें प्रूफ करना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर, 2as। फर्दर s बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इस केस में क्या ले लेंगे, पूरा एक बार में ले लेंगे, तो पूरा जो स्लोप के अंडर में एरिया है वो ट्रेपेजियम का एरिया है, और जो ट्रेपेजियम है वो है आपका OAC और OABD होगा, OABD करके आपका क्या है, पूरा एरिया है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2
सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद क्या, हाइट, मल्टीप्लाइड विद क्या, हाइट। तो इसी को अगर जब हम लिखेंगे तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स होंगी आपकी v प्लस यू, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या v प्लस यू और इनटू हाइट क्या होगी आपकी टाइम। और फ्रॉम इक्वेशन 1 आप ग्राफ अपने पास बना के रखोगे तो ये सारी बातें समझ में आएंगी। t इक्वल्स टू होगा v माइनस यू अपॉन a, अगर इसको इधर रखा जाएगा तो ये बनेगा आपका s इक्वल्स टू 1/2 v प्लस यू, तो यहां बना और यहां बना आपका v माइनस यू अपॉन क्या a, v माइनस यू अपॉन क्या a। अब ये 2as इस तरफ ले आओ, 2as इस तरफ ले आओ और ये बना v a प्लस b और a माइनस b, मतलब v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जो हमें प्रूफ करना था वो चीज क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अब इनके ही क्या है कि आपके एक मेथड और है कि आपको ये ना ग्राफिकल मेथड ना यूज करना हो। मान लो सिलेबस में तो है ही आपके, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके टीचर ने दे दिया कि जिसमें कहा गया कि विदाउट यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आपको पहली वाली इक्वेशन तो फ्रॉम डेफिनेशन हमें पता है, पहली वाली इक्वेशन आप v इक्वल्स टू ut, अभी जैसे u प्लस at जैसे लेके आए थे आप उसको वैसे ही लेके आ जाओ पहली वाली इक्वेशन को। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। दूसरी वाली इक्वेशन अगर हम ड्राइव कर रहे हैं उसको समझना, सिंस एवरेज वेलोसिटी अगर कभी भी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी की बात करी जाए तो वो होगी आपकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। जो भी होगा एवरेज तो ऐसे ही निकलता है ना, दो क्वांटिटी का एवरेज निकालना तो उन दोनों को सम करो अपॉन 2 कर लो, दो क्वांटिटी का एवरेज आ जाता है आपका। एवरेज ऐसे ही निकलता है अपना, जैसे आप परसेंटेज वगैरह निकालते हो तो एवरेज होता है ना एक वो कि सारे सब्जेक्ट में कितने मार्क मिले आपको, इतने परसेंट मार्क आए, तो वो एवरेज होता है। अब ये एवरेज आपका आ गया एवरेज। अब सिंस हमें पता है v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस at, अगर हम इसमें रख दें तो v जो एवरेज वाली है, v एवरेज वाली है वो आ जाएगी आपकी, v की जगह क्या रखें u प्लस at रखें तो ये ऐसे बनेगा 2u प्लस 80 अपॉन 2। कैसे, इसकी जगह u प्लस 80 रखोगे, एक ये u और एक ये u, तो 2u प्लस 80 अपॉन 2, ये तो हो गई एवरेज वेलोसिटी। सिंस डिस्टेंस बराबर अभी आपको क्या बताया था, वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्चुअल में होता है v एवरेज इनटू क्या टाइम, वो किसके बराबर होता है v एवरेज इनटू टाइम। अगर हम इसको रख दें तो गौर करना क्या बनेगा, 2u प्लस 80 अपॉन 2 इंटू क्या t। और जैसे ही आप इसको खोलोगे, गौर करना ये आपका u के साथ t मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 आपस में कट जाएंगे तो यहां बचेगा पहला वाला टर्म क्या ut, s इक्वल्स टू पहला वाला टर्म क्या बनेगा ut प्लस, अब ये वाला 1/2 क्योंकि इसके नीचे भी ये डिवाइड होगा 1/2 और a इंटू टी इंटू टी, तो a इंटू टी इंटू टू क्या हाफ at स्क्वायर। अब आपकी कौन सी इक्वेशन ड्राइव हो गई इससे सेकंड इक्वेशन आपकी ड्राइव हुई विदाउट यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इतना सा आपको याद रखना है, जब आपको ग्राफिकल मेथड के बिना बताना है तो आपको ये चीज बतानी होगी। फर्दर अगर इसी को थर्ड इक्वेशन की बात करें, किसकी बात करें, थर्ड इक्वेशन हमें लेके क्या आना है, v इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सिंस हमें मालूम है कि अगर पहली वाली इक्वेशन की बात करें, पहली वाली इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस at। अगर इधर से मैं टाइम की वैल्यू आपसे पूछूं, टाइम की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू क्या है t के बराबर होता है। ये तो पहली इक्वेशन हमें पता है। अब क्या है, सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या करो, इस वैल्यू को पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें t की वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, s इज इक्वल्स टू u तो है ही है, t की वैल्यू आपकी क्या है v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a इंटू ये बनेगा आपका v माइनस यू अपॉन a का क्या होल स्क्वायर, a का क्या होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करें, देखो ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका uv, ये क्या हो जाएगा uv माइनस क्या u स्क्वायर, uv माइनस क्या u स्क्वायर अपॉन में यहां क्या a अपॉन में क्या a प्लस 1/2 यहां नीचे वाला a स्क्वायर करना है और इसको देखो खोलें, गौर करना, ये a स्क्वायर हुआ होगा, a से a कटा होगा तो नीचे a बचा होगा, नीचे क्या बचा होगा a, ऊपर का a गायब, नीचे का a बचा होगा एक, और ऊपर बना होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिखा जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस
2VU। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना सा ये बचा होगा। अब क्या करो आप, अब क्या करो, इनको अब क्या करो, गौर करना। अब क्या करें, अगर हम इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लें, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लें, तो इधर भी 2a बचेगा, इधर भी 2a बचेगा, और पूरे को इधर लेके आ जाए तो इधर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरे इक्वेशन में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा कहां आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो इधर क्या बनेगा? 2as इज इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu। बनेगा कि नहीं बनेगा? 2vu आपस में कट जाएंगे, और एक ये 2u स्क्वायर, और इधर क्या है? 2u, इधर सिर्फ u स्क्वायर है, तो ये 2 गायब हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, और इसका 2 गायब हो जाएगा। बचेगा क्या? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये आपको प्रूव करनी थी। तो इतना आपको आना चाहिए, तब आपका ये पूरा चैप्टर, मतलब तब आपको ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी। अब इस पे बेस्ड क्या होते हैं? न्यूमेरिकल्स होते हैं। इस पे बेस्ड क्या होते हैं? आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। उन न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको प्रैक्टिस सीट्स इसके साथ अटैच कर दूंगा। इसके साथ क्या अटैच कर दूंगा? प्रैक्टिस सीट अटैच कर दूंगा। फर्दर अब इनको किसी क्रिटिकल एंगल के लिए, क्रिटिकल कंडीशन के लिए क्या करते हैं? इन इक्वेशंस को लिखते हैं। जैसे वैसे तो 3 इक्वेशन अपनी क्या आई? v इक्वल्स टू u प्लस एटी, दूसरी आई है आपकी s इक्वल्स टू क्या? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरी आपकी आई है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। बट अंडर ग्रेविटी, बट क्या? अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी आपको क्या करना है? हमेशा याद रखना है कि a को रिप्लेस कर देंगे आप माइनस जी से। a को किससे रिप्लेस कर देंगे? माइनस जी से। और यही इक्वेशन जहां जहां पे a है वहां माइनस जी, यहां पे भी माइनस जी, और यहां पे भी क्या? माइनस जी हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना सा आपको याद रखना है। तो इस चैप्टर में इतना ही था जिसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं प्रैक्टिस सीट आपको दे दूंगा। आपको क्या करना है? इन इक्वेशंस को लगाना है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय सबसे पहला काम है आपका कि आप गिवन पार्ट लिखोगे, और जैसे ही गिवन लिखोगे उनमें से ये 3 इक्वेशंस में से, अब इसमें गौर करना है। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, जैसे गिवन में कुछ आ गया, तो u, v और a और t, इसमें 4 फैक्टर हैं जो आपको पता होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 पता होंगे तो आप निकाल लोगे। अब मोशन अगर रेस्ट से शुरू हुआ है तो हमेशा u क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखिए। आप क्या है? पहली इक्वेशन यूज करोगे। दूसरी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, और फिर से 4 फैक्टर है। इसमें गौर करोगे तो 1, 2, 3 और 4 फैक्टर सब में है। और इनमें से जो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है कि अगर मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसा कुछ लिखा है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना आप, और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। अगर ना आए आपको न्यूमेरिकल्स उसके बाद, तो आप कमेंट करना, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको और बना के दे दूंगा। बट ये रहा आपका पहला चैप्टर, ये रहा आपका दूसरा चैप्टर जिसको आप एक बार में समझ सकते हो। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जहां ना समझ में आए वहां पूछिए, कमेंट करिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।